Hello students, today we will discuss about resultant of the vector. In physics वेक्टर में हमारा ये दूसरा लेक्चर है और इसके बारे में आप अब स्टडी करोगे रिजल्टेंट कैसे निकालते हो. आई एम देवेंद्र रावत एंड यू आर स्टडीइंग रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर निकालना. तो रिजल्टेंट का बेसिक मीनिंग होता है इफेक्टिव, कि इन सब का रिजल्ट कितना आया. आप पूरे साल क्लास में पढ़ते रहे, लास्ट में जो रिजल्ट आया वही तो काउंट किया जाएगा. उन सब को मिला के इफेक्टिव वैल्यू क्या बन गई उसको बोल देंगे आप रिजल्ट. तो यहां पे भी किसी बॉडी के ऊपर 2, 3, 4, 5 व्हाटएवर में भी नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग, तो उन सब का रिजल्ट कितना बन जाता है, नेट इफेक्टिव वैल्यू क्या बन जाती है, दैट वन इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर. और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको अगर आपने छोड़ दिया तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये मान लो. ये तो बहुत जरूरी, छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा. और बहुत ही जरूरी है ये टॉपिक सीखना, 11th 12th का बिल्कुल बेस. और इतने प्यार से आपको सीखना है इसको कि आपके दिमाग में ये परमानेंट सेट हो जाए. तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सीखेंगे रिजल्टेंट का मतलब क्या है. तो अभी फिजिक्स से ना करके हम जनरल वैसे बताते हैं. देखो, आप आपके घर पे हो, आपके घर से आप गए दिल्ली, होम टू दिल्ली, तो एक वेक्टर बन गया. फिर आप गए हो, वेक्टर बताया था, एक उसके स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा एंड पॉइंट. आप घर से दिल्ली चले गए, फिर दिल्ली से आप चले गए बॉम्बे, दिल्ली टू बॉम्बे. तो एक्चुअली आप अपने घर से कहां हो, एक्चुअल में देखा जाएगा तो आप अपने घर से कहां हो, बॉम्बे की तरफ. तो अगर आपके होम को और बॉम्बे को एक लाइन से ज्वाइन करेंगे तो यही जो वैल्यू कहलाएगी वो कहलाएगी रिजल्टेंट, इफेक्टिव वैल्यू. पहला वेक्टर था होम टू दिल्ली, स्टार्टिंग पॉइंट टर्मिनेटिंग पॉइंट. दूसरा पॉइंट दिल्ली टू बॉम्बे. तो आप एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट आपका था होम और हो बॉम्बे, तो यहां से यहां चले गए हो, यही यहां से कहां चले गए, क्या कहलाएगा आपका, होम टू बॉम्बे विल बी योर रिजल्टेंट. होम स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, बॉम्बे आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट हो गया. तो इन दोनों को मिला के जो बना वही हमारा क्या बना, रिजल्टेंट वेक्टर बन गया. तो ये कहलाया आपका रिजल्टेंट. तो क्लियर हो गया होगा पॉइंट, क्या है रिजल्टेंट वेक्टर. फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको कैसे बोल देते हैं, फिजिक्स में इसको बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू निकालने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से. किससे बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो ट्रायंगल में 3 साइड, उसमें से कोई 2 वेक्टर 1 और 2, उन दोनों को आपने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखा. ये और ये दोनों एक डायरेक्शन में, यू था यू गया, एक ऑर्डर में रख दिया. तो थर्ड साइड जो ट्रायंगल की होगी, जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगी, वो क्या रिप्रेजेंट कर देगी, रिजल्टेंट. दिस इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो डेफिनेशन आप लिखते हैं, इफ 2 वेक्टर्स are taken along the 2 sides of a triangle in a particular order, then the third side taken in opposite order will represent the resultant of 2 vectors. इतनी आसान सी बात है. तो ये रिजल्टेंट आ जाता है वेक्टर का, इफेक्टिव वैल्यू आ गई. तो इस रिजल्टेंट को हमने लिखा R is equal to HD plus DD. ये रिजल्टेंट बनेगा. और इसको लिख देते, देखो H से कहां चले गए, फाइनल B पे, बीच वाली पोजीशन खत्म हो जाती है. ये HB जो आपका बन जाएगा यही हमारा रिजल्टेंट बन जाएगा. तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया था जो आपने देखा था. आपका देखो क्वेश्चन यूं पूछ लेता है, छोटी छोटी बातें. कोई ट्रायंगल ये बना दी,
ये मान लिया उसने लिख दिया a, ये लिख दिया आपके पास m, ये a वेक्टर है, ये m वेक्टर है, और ये साइड है आपकी c वेक्टर। पूछता है बताओ इसमें से कौन सा रिजल्टेंट है। वेरी गुड, समझ गए इसका मतलब आप। तो पहला a वेक्टर और दूसरा m वेक्टर, यहां से चले इस तरफ गए फिर इस तरफ आए, तो इन दोनों का सम इस तीसरे के बराबर होगा जो कि अपोजिट ऑर्डर में, देखो ये अपोजिट ऑर्डर में आया उल्टा, तो आप लिखेंगे a वेक्टर प्लस m वेक्टर इज c वेक्टर। c हमारा यहां पे क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। एक और पूछते हैं आपसे, ये देखिए ये वेक्टर है आपके पास r, ये है आपका p और ये है q, तो तीनों में से कौन सा रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट का रूल आपको याद है, हाँ यही आंसर, ठीक है। देखो एक ही आया दूसरा इधर आया, रिजल्टेंट में एक ही आया दूसरा इधर आया, तो तीसरा ऑपोजिट ऑर्डर में यूं आ गया। अगर इसी ऑर्डर में होता तो ऊपर चला जाता, अब ये किधर आ गया, नीचे की तरफ। जब ये नीचे आया तो यही रिजल्टेंट होगा। तो Q को लिखेंगे आप R वेक्टर प्लस P वेक्टर। यहां से शुरू हुए, ये आपका होम, होम से आप चले गए दिल्ली, दिल्ली से चले गए कलकत्ता, तो दिल्ली टू कलकत्ता ये आया, तो दिस होम टू कलकत्ता जो बन गया वो आपके पास में रिजल्टेंट बना। तो ये Q वेक्टर आपका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ये बना आपका तीसरी साइड ट्रायंगल की जो अपोजिट ऑर्डर में हो वो रिजल्टेंट कहलाती है। आप समझ गए, उसको इजीली कर सकते हो। ये रिजल्टेंट आपका बन जाएगा। एक बात और ध्यान दें, ट्रायंगल रूल में ही अप्लाई करते हो। अगर तीन वेक्टर आपने ले लिए, ए, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इन तीनों को आपने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ले लिया, ये इधर आया फिर यहां से या फिर यहां से यहां, तो आप यहां से चले और वापस वहीं पहुंच गए, तो जो वेक्टर हो गया वो कितना हो गया, 0। ये क्या बन जाएगा, 0। तो 0 इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी। इन तीनों का सम कितना हो गया, 0। रिजल्टेंट कितना आ गया, तीनों का 0 के बराबर। तो ट्रायंगल रूल दूसरा बता देता है आपके पास कि अगर ट्रायंगल की तीन साइड्स पे तीन वेक्टर को एक ही ऑर्डर में रख दिया, देन द रिजल्टेंट विल बी 0। ये ध्यान देंगे। तीनों वेक्टर लिए हैं, तीनों घूम के आप यहां से गए दिल्ली, दिल्ली टू कलकत्ता, कलकत्ता टू गोवा एंड बैक टू योर होम, कहीं पे घूम के आ जाओ, वापस घर पहुंच गए, तो आप कहां हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, रिजल्टेंट कितना आ गया, 0। तो इफेक्टिव वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये ट्रायंगल रूल कहलाता है। दो बातें बताई इसमें कि अगर दो वेक्टर का निकालना हो तो तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट बता देगी, और अगर तीन वेक्टर एक ही ऑर्डर में ले लिए तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 के बराबर आएगा। ये छोटी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, इसको कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें देखते हैं कि अब फिजिक्स में आपके पास मैं बोलूं कि 3+4, मैंने कहा 3+4, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में 3+4 की कोई वैल्यू जरूरी नहीं है कि वो 7 ही हो। अगर केवल 3+4 एक न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, मैग्नीट्यूड हो, तो उसका आंसर 7 आ जाएगा। बट फिजिक्स की लैंग्वेज में 3+4 की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 3+4 की वैल्यू 7 भी हो सकती है, 3+4 की वैल्यू 5 भी हो सकती है। देखो छोटी सी अभी जैसे बात हमने की, ये एक वेक्टर लिया, मान लो इसका 3 है, दूसरा वेक्टर यूं ले गया, इसकी वैल्यू कितनी करी, 4। तो ये आपके पास एक्चुअली इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो तो ये होगा,
ट्रायंगल बनाएंगे हम, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर कर दिया, तो ये साइड 3, ये 4, ये आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगी, तो पाइथागोरम से ये आपके पास में रिजल्टेंट हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो दिस रिजल्टेंट r विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड इट विल बी 5। r इज लेंथ, इसका जो मैग्नीट्यूड आ गया वो लेंथ आपने निकाल दी, r वेक्टर का मॉडुलस लिख दो यार, r वेक्टर की लेंथ कितनी आ गई 5, तो रिजल्टेंट 5 आ गया। तो फिजिक्स में कुछ भी आंसर आ सकता है, वो 1 से लेके और आपके पास 7 के बीच में बन सकता था। कैसे, अब हम वही निकालना सीखेंगे। कितना होगा कि अगर कोई दो वेक्टर किसी एंगल पे एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें बात आती है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल कितना होगा। तो एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि दो वेक्टर्स की टेल एक जगह मिली होनी चाहिए, या तो दोनों की टेल मिली हो या दोनों के हेड मिले हो। आप एक ही याद कर लो, दोनों की टेल एक जगह होगी तो जितना इन दोनों के बीच का एंगल होगा वही एंगल कहलाएगा। द टेल हैज टू बी एट द सेम पॉइंट। तब इस वेक्टर को अगर यूं भी दे रखा हो, देखो एक वेक्टर ये था, कोई यूं वेक्टर दे रखा है, तो इस वेक्टर को यहां से उठा के पहले वाले की टेल पे रखो, यहां से उठाया और यहां रखा, अब जो एंगल बनेगा वो एंगल कहलाएगा। यहां से हम बता नहीं पाते, वहां गलतियां हो जाती हैं कुछ आपसे। तो जब दोनों की टेल एक पोजीशन पे हो तो कितनी वैल्यू है, दैट वन इज कॉल्ड एज एंगल। समझो एक बार, एंगल को समझो एक बार, हम एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो आपने एक ट्रायंगल बनाई, ये ट्रायंगल लेके चले, इस ट्रायंगल में मान लीजिए ये एंगल है आपका 30 डिग्री, ये एंगल है आपका 70 डिग्री, तो ये एंगल 80 का हो जाएगा। इसका नाम दे दिया आपने ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, और तीसरे का क्या दे दिया, सी। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल बताओ। तो देखो ये 70 ए और बी के बीच का एंगल नहीं है, बड़ा ध्यान से देखेंगे ये बात, 70 ये नहीं, आप सीधा बता ही नहीं सकते। दोनों की क्या होनी चाहिए, टेल एक जगह होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको यहां से उठाते हैं और यहां रखते हैं, यहां से उठाया हमने और ये रखा ए। अब जो एंगल बचेगा, अब ये एंगल बनेगा इन दोनों के बीच का। तो दिस वन इज लीनियर पेयर, ये 70 था तो ये कितना होगा 110। तो ए और बी के बीच का एंगल 110 डिग्री होगा। हाउ टू फाइंड द एंगल, जस्ट मेक द टू टेल्स coincide with each other, then you can say this one is the angle between two vectors. अब आप b और c के बीच का भी निकाल सकते हो, एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड c वेक्टर। देखो b ये है, c इधर है, तो b तो एक्चुअली ऊपर की तरफ है, b को यहां से उठाओ और इसके यहां रख दो, ये एंगल बचा, वही लीनियर पेयर था, तो ये 100, ये एंगल आ जाएगा, टोटल 180 ये आ गया। तो इन दोनों के बीच का कितना हुआ 100 डिग्री। तीसरा, अब आप बता सकते हो एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, वही करोगे, इसको यहां से यहां उठा के लगा दो, ये हटा देते हैं हम, सी को यहां से उठाओ और यहां रखो, तो ये वाला बच जाएगा, और ये कितना हुआ आपका, ये 30 था तो 150। सो द एंगल बिटवीन सी एंड ए इज 150 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से आप इसका एंगल निकाल दो। तो यहां से वैल्यूज को बताते हो कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कैसे निकालोगे, ये इसकी वैल्यू आनी चाहिए। दोनों की टेल निकाल दो, एक जगह ज्वाइन कर दो, एंगल आ जाएगा। एक बार और करके बताएंगे आप, ये आंसर, दिस इज
ABC, ये ट्रायंगल आपने बना दिया। दिस एंगल इज योर 60 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। AC और ये AB आपके पास इधर A to C, C to B और A to B ऊपर की तरफ। तो उसने पूछा फाइंड द एंगल बिटवीन AB वेक्टर एंड CB वेक्टर। AB में और CB में बताओ कितना है। तो बड़ा आसान सा देखो, A to B आपका किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, ये गया, हो गया। इसको यहां से आगे बढ़ा दो, यूं, दोनों की टेल मिल गई, यहां से इसको उठा के यहां रखा, ये रखा, तो यही एंगल हुआ। और ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर, 90 60, तो कितना बच जाएगा 30, तो ये एंगल 30 आ जाएगा। ये 30 था तो ये भी 30 बना। अब उसने पूछा एंगल बिटवीन AC एंड CB। AC और CB में बताओगे, तो AC आपका इस तरफ और CB इस तरफ, तो इसको यहां से उठा के यहां रखते हैं। अब ये एंगल आएगा इन दोनों का, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 120। 180 पूरा था, 60 चला जाएगा, 120 डिग्री। और एंगल बिटवीन AC एंड AB, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, AB ऊपर AC इधर, दोनों की टेल मिली हुई है, तो आंसर 90 डिग्री ही होगा। सो ये तरीका आपको फॉलो करना है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आना चाहिए, बहुत जरूरी है, तभी आप आगे सीखेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज। तो एंगल आपके पास पता चल गया, हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये रिजल्ट आपको निकालना होता है, कैसे इसमें बताओ। अगला हम इसमें सीखते हैं रिजोल्व करना। किसी वेक्टर को आप रिजोल्व कर देते हो तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, या रिजोल्व करना। रिजोल्व करने का मीनिंग है यू हैव टू ब्रेक द गिवन वेक्टर इन टू परपेंडिकुलर पार्ट्स। उसको दो परपेंडिकुलर पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो। सो दैट वन इज कॉल्ड योर रिजोल्यूशन। रिजोल्व करना किसी वेक्टर को, तो ये बड़ा आसान सा काम है। रिजल्टेंट में आप क्या करते हैं, दो को मिला के एक बनाते हैं, और रिजोल्यूशन में आपके पास क्या करोगे, रिजोल्व करने में एक वेक्टर के दो पार्ट कर दोगे, और वो दोनों पार्ट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये वैल्यू ध्यान रखनी। ये लिया आपने, ये कोई भी वेक्टर आपके पास दे रखा है, लेट इट टू बी R। इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ आ जाएगी। हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना था, एक पार्ट ये, दूसरा ये, एक इधर की तरफ, दूसरा इस तरफ रिजोल्व करना है। तो इसकी लेंथ जो है वो R आपने ले ली इन दोनों पार्ट्स में। ये x एक्सिस मान लो, ये y एक्सिस, ये एंगल आपका थीटा बन रहा है। तो यू हैव टू रिजोल्व दिस इनटू दिस। तो इसका मैग्नीट्यूड या लेंथ हमने क्या मान ली, R। तो देखो ये वेक्टर यहां से उठा के यहां लगाएंगे, रिजल्टेंट में ट्रायंगल रूल, पहला वेक्टर ये ले लो, दूसरा ये ले लेंगे, तो तीसरा यही जो अपोजिट ऑर्डर में होगा वो इसका रिजल्टेंट बताएगा। तो इसको लिखते हो इसका x कंपोनेंट, और इसको क्या लिख देते हैं, इसका y कंपोनेंट। पहले हम इसको मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं इसका। तो ये मैग्नीट्यूड मान लिया आपने x, और ये मैग्नीट्यूड मान लिया y। तो सिंपल सी ट्रायंगल बन गई एक राइट एंगल ट्रायंगल। x अपॉन r इज इक्वल टू cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो x इज इक्वल टू r cos थीटा। तो दिस लेंथ x, या इसका मॉडुलस लिख लो इसको, ये इसका मॉडुलस हो जाएगा y का। तो दिस मॉडुलस x मॉडुलस और लेंथ ऑफ दिस x इज इक्वल टू r cos थीटा। Similarly, y modulus upon r will be equal to sin theta। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, r sin theta। ये कहलाता है इसको रिजोल्व करना।
क्या कहलाता है? रिजोल्व करना। तो हमें इसकी वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू पता चल गई। x हो गया आपका r cos थीटा, y हो गया r sin थीटा। तो ये रिजोल्व कर दिया। तो हम r वेक्टर जब लिखेंगे तो इस वेक्टर को यूं लिख सकते हो आप, दिस r कैन बी रिटन एज r into cos थीटा। अब r cos थीटा तो लेंथ होगी और डायरेक्शन किधर है? x एक्सिस के लॉन्ग। रूल याद करेंगे, वेक्टर इज मैग्नीट्यूड इनटू लेंथ। तो मैग्नीट्यूड हुआ r cos थीटा और डायरेक्शन जो होगी वो आपके पास कौन सी? i कैप। मैग्नीट्यूड था इनटू डायरेक्शन, तो x cos थीटा इनटू i कैप। और y की जगह क्या लगा दोगे? y जो ये वैल्यू बनेगी आपकी, ये हाइट, ये कितनी आई थी? r sin थीटा। तो वही लेंथ और डायरेक्शन कौन सी? j कैप। इसकी लेंथ थी r cos थीटा, डायरेक्शन i कैप। इसकी लेंथ है r sin थीटा, डायरेक्शन j कैप। तो वेक्टर फॉर्म में यू लिख दिया आपने, इसको रिजोल्व भी कर दिया हमने, वापस वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया। ये वैल्यू आपको याद रखनी। तो हाउ टू रिजोल्व? देयर विल बी टू कंपोनेंट्स। जिसको रिजोल्व करना है उसका एक कंपोनेंट होता है उसकी लेंथ, इसकी लेंथ थी r इंटू कोस। दूसरा कंपोनेंट होता है उसकी लेंथ इंटू साइन। और कौन सा साइन होगा, कौन सा कोस? बड़ा आसान सा है, एंगल के सामने वाला साइन होगा, एंगल के साथ वाला कोस होगा। एंगल के सामने वाला साइन और एंगल के साथ वाला कोस हो जाएगा। या यू रखा करो, इसको रिजोल्व करना है, यू घुमा दो। यहां से इस तरफ रिजोल्व कर रहे थे, यहां से यू घुमाया, इस तरफ जो रिजोल्व किया तो ये कौन सा बन गया? कोस। और जो दूसरा पार्ट इसके परपेंडिकुलर बचेगा वो क्या हो जाएगा? साइन कंपोनेंट। तो r इंटू साइन। एक बार फिर ध्यान से सुने इस बात को। मान लीजिए उसने ये कोई वेक्टर दे दिया और इसकी वैल्यू आपकी 20 दे रखी है। कहता है इन दो पार्ट्स में रिजोल्व करो। ये पार्ट है मान लो P और ये पार्ट क्या है? Q। और ये एंगल बता दिया उसने, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो Q की वैल्यू और P का मैग्नीट्यूड क्या क्या होंगे? रिजोल्व कैसे कर दो? तो बहुत ही आसान से तरीके से आप बता दोगे। एंगल के साथ वाला है तो Q विल बी इक्वल टू जो जिसको रिजोल्व करना था उसकी लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है? 20 इंटू कोस 30। ये एंगल साथ इंक्लूड होगा तो कोस लगा दोगे। और दूसरा क्या हो जाएगा? इसकी लेंथ जो दे रखी थी वो इंटू साइन ऑफ 30। इस पे रखो, यू घुमाओ, ये कंपोनेंट होगा कोस और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? साइन। या इसको यहां से उठाओ, ट्रायंगल रूल से करना चाहते हैं तो यहां से उठाओ और यहां रख लो। रख लिया, P को उठाया हमने और यहां रख लिया, ये P आ गया। अब देखो एंगल के सामने P हो गया, एंगल के सामने वाला कौन सा बताया था? साइन। तो इसको लिख दोगे 20 इंटू साइन 30। और इसके साथ वाला, एंगल के साथ वाला क्या हो जाएगा? कोस। 20 इंटू कोस 30। अब साइन 30 कोस 30 की वैल्यूज आपको याद होंगी, वो रख देना। तो 20 इंटू √3/2, तो ये आ गया 10√3 और ये 1/2, तो ये 10 बन जाएगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं रिजोल्व करने के लिए। दो तरीके आप याद रख लो, जोन सा आपको सुटेबल लगे उससे कर लेना। जिस भी वेक्टर को रिजोल्व करना है, रिजोल्व का मतलब दो परपेंडिकुलर पार्ट में करेंगे। एक के साथ आएगा कोस और दूसरे के साथ आएगा साइन थीटा। वो लेंथ जितनी मैग्नीट्यूड दे रखा हो वो इंटू कोस और साइन। कोस किसके साथ आएगा? कोस निकालने के लिए आप करोगे जिसके साथ एंगल जितना दे रखा हो वो कोस बन जाता है। और जो दूसरा बच जाएगा वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर वाला साइन। या उससे ट्रायंगल पूरी कर लिया करो, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला आपका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और बेस के साथ कोस हो जाएगा, इसके साथ साइन हो जाएगा। तो हम दो क्वेश्चन से ये बात सीख लेंगे एक बार और। ये देखो, ये एंगल सपोज करो 60 डिग्री है। उसने कहा इसकी वैल्यू आपके पास 12 यूनिट थी, OAB। OB की वैल्यू कितनी है? 12। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ OA एंड AB। फटाफट कर देंगे। OA ये दे रखा था 12 इंटू
क्योंकि इसके साथ एंगल इंक्लूड हो गया तो एंगल वाला क्या लिखोगे, कोस 60। तो 12 cos 60 1/2, 6 यूनिट आ जाएगा। ए बी लिखते हो, ए बी या तो क्या दो इसके परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर पार्ट में क्या लिखते थे, sin 60 √3/2। तो आंसर क्या आएगा, 6√3। तो अगर OB वेक्टर को आप i कैप j कैप की टर्म्स में लिखना चाहो, ये x एक्सिस ऊपर की तरफ y एक्सिस यूं हो, तो यूं लिख देंगे OB वेक्टर कैन बी रिटन एज x के अलोंग, देखो लेंथ कितनी है x के अलोंग लेंथ, ये OA कितनी थी 6, और x की डायरेक्शन i कैप प्लस y एक्सिस के अलोंग यहां रखो या वेक्टर को यहां कहीं रख लो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं बदलना होता, कहीं पे शिफ्ट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये लेंथ कितनी आई थी हमारी 6√3, तो 6√3 j कैप, ये कहलाएगा x कंपोनेंट, ये कहलाएगा हमारा y कंपोनेंट। वैल्यूज आ गई आपके पास, रिजोल्व करना सीख गया। ये बहुत बार आपका यूज में आएगा फिजिक्स में। ये जी दे रखा है, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो बोलो कौन सा क्या होगा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी g cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी g into sin थीटा। ये g था, इसको रिजोल्व किया, थीटा साथ है तो साथ वाले को क्या लिख देते हो cos, और दूसरे वाले को sin। खत्म, आपका रिजोल्व कर दिया। ये दे रखा है, दिस इज f, इस बार उसने ये एंगल थीटा दे दिया, तो अब क्या लिखूंगा, इधर जिसके साथ कोस हो गया वो कोस वाला क्या हो जाएगा कोस, ये हो जाएगा कोस f कोस, और ये क्या हो जाएगा f sin थीटा। इधर और इधर दो में बांट दिया, कर दिया रिजोल्व इसको। तो दिस इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन, हाउ टू रिजोल्व द वेक्टर। तो रिजोल्व कर दिया एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में। अब वापस हम उस पे आते हैं, रिजल्टेंट निकालना कि रिजल्टेंट कितना होगा, ट्रायंगल रूल के द्वारा मैग्नीट्यूड क्या वैल्यू आ जाएगी उसके रिजल्टेंट की। तो देखिए इन दो वेक्टर का, ये A था ये B था, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, आपको बताना है कि रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, पहले ट्रायंगल बनाएंगे, पहला एक वेक्टर लेंगे A, इसको यहां से उठा के कहां रखना पड़ेगा आपको, इट हैज टू बी प्लेस्ड एट द हेड ऑफ फर्स्ट। इसको उठाओ, उठा के यहां रखो, घर से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, तो ये पहले इसके सिर पे आना चाहिए। अब रिजल्टेंट ये बन जाएगा, तो ये कौन सा था B, इसकी लेंथ A, इसकी लेंथ B। अब हम क्या करते हैं, इस B को रिजोल्व कर लेते हैं। देखो एंगल नहीं बदलेगा, यहां से यहां भी ले जाऊंगा तो ये एंगल वही रहेगा। एंगल जब भी आप लेके चलते हो तो वो यू कहीं, तो ये एंगल थीटा था दोनों के बीच का, तो ये एंगल भी थीटा हुआ। अब ये रिजल्टेंट बन गया। तो अभी रिजोल्व करना सीखा था आपने, ये और ये दो पार्ट, ये वाला पार्ट हो जाएगा B cos थीटा एंगल के साथ वाला, और एंगल के सामने वाला हो जाएगा B sin थीटा। एक हो गया cos, दूसरा हो गया sin। अब बड़ा सिंपल सा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे r स्क्वायर विल बी, इस पूरी साइड का स्क्वायर, पूरी कितनी हुई a प्लस b cos थीटा, इस पूरे का स्क्वायर प्लस ये साइड, और ये कितनी है b sin थीटा, इस पूरे का स्क्वायर। इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा
प्लस 2ab कोस थीटा और प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू है। तो यहां से आप लिख सकते हैं r स्क्वायर विल बी, देखो b स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों से b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो r स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस इन दोनों की जगह लिख दिया b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, या रिजल्टेंट को लिख सकते हो r इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। हमने यहां पे a और b लेंथ ले रखी है, अभी लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, अगर यूं लिखना चाहो तो यूं लिख लेना a मॉडुलस b मॉडुलस लेंथ में वही आएगा। तो जब मॉडुलस के टर्म्स में लिख देंगे तो आप इसको याद करेंगे, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पहले के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस दूसरे के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले का लेंथ दूसरे की लेंथ इंटू कोस थीटा। लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। अगर a और b में कोई नेगेटिव भी हो, वैसे तो लेंथ नेगेटिव होगी नहीं, तो हमेशा आप नेगेटिव का भी पॉजिटिव लेके चलेंगे। डायरेक्शन नेगेटिव में यूज हो जाती है, वो कभी डायरेक्शन दे सकता है, तो डायरेक्शन भी नेगेटिव दे रखी हो तो ध्यान रखना है यहां a और b हमेशा लेंथ्स, ये लेंथ्स हैं, पहली का स्क्वायर पहली लेंथ का स्क्वायर प्लस दूसरी लेंथ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली लेंथ इंटू दूसरी लेंथ, लेंथ लेंथ जो भी रखो वो पॉजिटिव। कोस थीटा की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है। कोस थीटा पे ध्यान नहीं, कोस थीटा क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ जाए, लेंथ को हमेशा पॉजिटिव लेके चलना। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, उसकी लेंथ आ जाएगी कितनी है। तो किन्हीं भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट की लेंथ निकालनी हो, उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, आप याद करेंगे फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले की लेंथ का स्क्वायर, लेंथ बोल दो या मैग्नीट्यूड बोल दोगे, प्लस दूसरे की लेंथ के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 पहले की लेंथ दूसरे की लेंथ 2ab इंटू कोस थीटा और पूरे का क्या कर देंगे स्क्वायर रूट, तो लेंथ ऑफ रिजल्टेंट आ जाएगी, उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगा r मैग्नीट्यूड, लेंथ बोल दो या मैग्नीट्यूड एक ही बात बताई थी। तो यहां से आपके पास इस फार्मूले से आ जाता है। ये ड्राइव करना चाहते थे ड्राइव कर दियो, या रिजल्टेंट का फार्मूला याद रखो क्या है। तो लेंथ के बारे में आपको पता चल गया। अब जो रिजल्टेंट है वो इस a के साथ कोई एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, एंगल। मान लीजिए ये एंगल आपने कोई अल्फा लिख दिया, द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद a। तो देखो ट्रेंगल, बस ट्रेंगल देखना सीखो, ये राइट एंगल ट्रेंगल थी, तो टेंजेंट अल्फा विल बी इक्वल टू, टेंजेंट क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका b साइन थीटा, और बेस क्या था a प्लस b कोस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड लिखा था, इसका मैग्नीट्यूड लिखा था, लेंथ ली थी ना आपने, तो a की लेंथ b की लेंथ b कोस थीटा, और ये वाली कौन सी थी b साइन थीटा। तो टेंजेंट अल्फा को यहां से आप लिख देंगे, द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद a। तो ट्रेंगल आपको दिमाग में रखनी है, सभी के सभी क्वेश्चंस वहीं से सॉल्व हो जाते हैं। फार्मूले 2 बन गए आपके पास, ये तो आपको भूलना ही नहीं है और भूल भी नहीं सकते, ये भूल गए तो फिजिक्स ही नहीं होगी आपसे, ये भूल गए तो फिजिक्स ही नहीं होगी। तो रिजल्टेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला इंटू दूसरा इंटू कोस थीटा रख दो। कोस की वैल्यूज आपने 10th में सीख चुके हो, वो याद रखना, कुछ हायर वैल्यूज और सीखते हो आप, वो आपको बताते जाएंगे, वो वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएंगे। हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, तो ये दोनों फार्मूले याद होने चाहिए। देखो एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि एक ये वेक्टर लिया, दूसरा ये लिया,
इसका मैग्नीट्यूड है 4 और इसका मैग्नीट्यूड 6, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री दे रखा है। टू वेक्टर्स हैविंग लेंथ्स 4 and 6 एक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल 60 डिग्री हो गया टेल पे। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का कितना मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ ऑफ रिजल्टेंट। तो आप सीधा सा यू लगाओगे, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, दूसरे की लेंथ 6 का स्क्वायर प्लस 2 4 6 इंटू cos 60। खत्म आपका क्वेश्चन। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू 24, cos 60 होता है 1/2। ये कैंसिल कर दिया, ये हो गया 24 36 और दिस 76। तो रिजल्टेंट की लेंथ क्या आ जाएगी, √76। मैग्नीट्यूड बोल सकते हो आप इसको, मॉडुलस बोल सकते हैं। तो ये R मॉडुलस लिख दिया करो, या लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड या सिंपल मैग्नीट्यूड बोल दो। तो इतना आसान सा फार्मूला लगाना है आपको, ठीक है। यही क्वेश्चन में जो कह देता, एक ये वेक्टर लिया, दूसरा ये लिया, ये परपेंडिकुलर दे दिए, ये रिजल्टेंट बन गया। इसकी वैल्यू 12 है, इसकी आपके पास में मान लीजिए ये 6 है या 5 ले लो आप, ये R की लेंथ बताओ। तो एक तो तरीका है पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री दिया तो पाइथागोरस से लगा लो। अब पाइथागोरस भी वही कहती है और ये भी वही। तो रिजल्टेंट इज पहले का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू cos 90। एंगल दोनों के बीच का देखो, इसको यहां से उठा के यहां रखेंगे, अब एंगल होगा 90 डिग्री। यहां से उठा के, पहले एंगल देखना था, यहां से उठा के यहां रखा, 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया, आंसर आ गया। cos 90 0, तो 0 इंटू समथिंग, ये टर्म 0 बन गई। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 144 प्लस 25 और R इज 169 का अंडर रूट 13 बन जाएगा। ये इसकी लेंथ आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो आप यहां से इसकी लेंथ को निकाल पाओगे, ये वैल्यू आपकी बनी। एक और करते हैं, ये दिया, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये एंगल आपके पास दे रखा है 120 डिग्री। पहला मान लीजिए 8, दूसरा मान लीजिए 6। कहता है अब बताओ अगर ये रिजल्टेंट हो तो रिजल्टेंट की लेंथ निकालो या मैग्नीट्यूड निकालो। ट्रायंगल में पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, ये रिजल्टेंट, लेंथ ऑफ रिजल्टेंट। तो सबसे पहला काम आपको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल देखना पड़ेगा। ये वेक्टर हुआ 8 का इस तरफ, दूसरा 6 का, यूं जाएगा। तो इसको उठा के टेल मिलनी चाहिए थे ना। अब एंगल देखेंगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। पूरा 180, ये 120 था, तो ये कितना हुआ, 60। तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब तो आप कर सकते हो, एंगल पता है, दोनों के मैग्नीट्यूड पता है, तो इट विल बी 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू cos 60 लेंगे, ना कि 120। कितना लेंगे, 60 इंटू cos ऑफ 60। cos 60 फिर 1 आ जाएगा, 1/2। तो ये हो गया 64 प्लस 36 प्लस 2 इंटू 48 इंटू 1/2। 148 का अंडर रूट, R की लेंथ ये आएगी, R की लेंथ ये आ जाएगी, ठीक है। यहां से आप इसकी वैल्यू बता दोगे। तो फार्मूला आपको अप्लाई करना आ गया होगा। कैसे इस फार्मूले को अप्लाई करोगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां से आप इसको अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसी लेक्चर को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और आप बड़े ध्यान से उसको देखेंगे। उसमें हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके दिखाएंगे प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे।
जिससे आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगला जो वीडियो आए उसको देखना नहीं भूलना है। ये बेसिक्स था, ये आपके पास अगर इसको कर लोगे तो आपका बेसिक काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस को जल्दी से बनाने के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करो, उसको देखना, अच्छे से कर पाओगे। चलिए आज के लिए यही था आपका।